स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे, हमने लास्ट टॉपिक जो कंप्लीट किया था वो किया था चेंज इन आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी और देयर आफ्टर रेक्टिफिकेशन इन द नेम ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट आपको बोलता है कि साहब सब्सिडरी कंपनी not hold any share in its होल्डिंग कंपनी। ये कहता है साहब सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में कोई शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मतलब सर मान लीजिए ए कंपनी है और एक कंपनी है बी कंपनी। ए कंपनी होल्डिंग कंपनी है, बी कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, तो क्या सब्सिडरी कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी के शेयर नहीं हो सकते? बेटा नहीं हो सकते। सर ऐसा तो होता है। मैंने कहा बेटा जिस दिन ये सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी बन गई उस दिन के बाद ये होल्डिंग कंपनी इसको कोई शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। साहब क्या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर खरीद सकती है? नहीं खरीद सकती। तो इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी के शेयर नहीं होंगे अनलेस 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 इसका मतलब सर हो तो सकते हैं पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए। ए पॉइंट क्या कहता है साहब? होल्ड सॉरी रिसीव शेयर एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड शेयर होल्डर। मान लो साहब होल्डिंग कंपनी का कोई शेयर होल्डर था, होल्डिंग कंपनी का कोई शेयर होल्डर था और उस शेयर होल्डर की डेथ हो गई। अब साहब वो जो शेयर होल्डर था, ये जो सब्सिडरी कंपनी है वो उस शेयर होल्डर की लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो साहब उस जो मरने वाला शेयर होल्डर था उसके शेयर किसे ट्रांसफर होंगे? उसके शेयर उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर होंगे। तो फिर वो शेयर सब्सिडरी कंपनी के पास जा सकते हैं। ठीक है साहब। सेकंड, रिसीव शेयर एज ए ट्रस्टी। ट्रस्टी की तरह शेयर होल्ड किए, ट्रस्टी की कैपेसिटी में शेयर मिल रहे हैं तो होल्ड कर सकता है। और तीसरा, होल्ड शेयर बिफोर बिकमिंग सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। ये लीजिए सर। तो होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी बनने से पहले उसके पास शेयर्स थे तब शेयर हो सकते हैं। सब्सिडरी बनने के बाद में शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है इस सेक्शन में, इस पॉइंट में? एक सेकंड वेट करें।
क्लियर? ये आपका था, इसे आप लिख सकते हैं सेक्शन 90, सेक्शन 90। ठीक है, तो समझ गए साहब? एक सब्सिडरी कंपनी एक अपनी होल्डिंग कंपनी की शेयर होल्डर नहीं हो सकती, या होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को शेयर नहीं दे सकता। ठीक है साहब, लेकिन दे सकता है, या वो सब्सिडरी कंपनी शेयर होल्डर हो सकती है। किस कंडीशन में साहब? सब्सिडरी कंपनी को जो शेयर मिल रहे हैं वो एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिल रहे हैं, ए डिसीज्ड शेयर होल्डर। ठीक है साहब, कोई शेयर होल्डर मर गया, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मिल रहे हैं। रिसीव शेयर्स एज ए ट्रस्टी, ट्रस्टी की कैपेसिटी में मिल रहे हैं। और थर्ड, होल्ड शेयर बिफोर बिकमिंग शेयर सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी बनने के पहले से उसके पास शेयर है। क्लियर? याद रह जाएगा ये पॉइंट? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की शेयर होल्डर हो सकती है? और नहीं हो सकती है तो कौन कौन सी कंडीशन में हो सकती है? क्लियर? 3 कंडीशन में हो सकती है। फटाफट से नोट करो। यस सर, डन, ओके। प्रियांशी डन। चलिए, अब आता है बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब एक आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 20। सेक्शन 20, सेक्शन 20 कहता है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। सेक्शन 20 हमें बताता है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट में हम क्या करें साहब? सेक्शन 20 आपको बताएगा, हमने कहा मोड्स ऑफ, कैसे कैसे सर्व किया जा सकता है। तो सेक्शन 20 ने हमें कहा मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। अब एक बात बताओ साहब, डॉक्यूमेंट किस किस को सर्व किए जा सकते हैं? मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट टू मेंबर्स, टू मेंबर्स, टू कंपनी और रजिस्ट्रार। 3 जनों को डॉक्यूमेंट सर्व करने की बात हो सकती है साहब, मेंबर्स को, या फिर कंपनी को, या फिर रजिस्ट्रार को। या तो आप किसी से कोई डॉक्यूमेंट सर्व करोगे, कंपनी के किसी शेयर होल्डर को आप डॉक्यूमेंट सर्व करोगे, या फिर कंपनी के पास कोई डॉक्यूमेंट आएगा, जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस से आया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हो, किसी से भी, कंपनी या किसी मेंबर ने कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट भेजा हो, या फिर आप रजिस्ट्रार के पास कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं। तो फिर ये डॉक्यूमेंट कैसे सर्व किए जाएंगे? तो फिर इन डॉक्यूमेंट्स के सर्व करने के मोड्स कौन से हो सकते हैं? मोड्स साहब, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट। स्पीड पोस्ट से भेज दो बेटा, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, कोरियर से भेज दो, कोरियर से भी भेज सकते हो। तीसरा, लिविंग एट, लिविंग एट रजिस्टर्ड ऑफिस। आप मान लो रजिस्टर्ड ऑफिस आपके शहर में ही है, आप रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाओ
और वहां जाके दे आओ साहब, रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके छोड़ के आ जाओ कि साहब ये लो आपका डॉक्यूमेंट, तो वो भी कर सकते हो आप। फिर फोर्थ, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड हम डिटेल से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोड हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, एट मेंबर्स ऑफिस, अगर मेंबर को भेजना है तो मेंबर के ऑफिस में जाके दे आओ साहब, या फिर उसके एड्रेस पे भेज दो, मेंबर के ऑफिस में जाके दे आओ या मेंबर के एड्रेस पे भेज दो। इसमें आपको एक नोट और लिखना है, छोटा सा एक नोट और लिखेंगे यहाँ पे। वो नोट आपको क्या कहता है, वो नोट कहता है मेंबर में आस्क, मेंबर में आस्क फॉर ए स्पेसिफिक मोड बाय पेइंग प्रेस्क्राइब्ड फीस। जैसे एक कंपनी है, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने मेंबर्स को ईमेल पे भेज देती है, एक कंपनी है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट अपने मेंबर्स को ईमेल पे भेज देती है, लेकिन एक मेंबर कहता है साहब मैं ईमेल चेक नहीं कर पाता हूं, आप मेरे पास फिजिकली डॉक्यूमेंट भेजा कीजिए। अब कंपनी फिजिकली डॉक्यूमेंट भेजेगी तो कंपनी की एक कॉस्ट आएगी, तो वो कहता है कि आपकी उस डॉक्यूमेंट को भेजने की जो भी कॉस्ट आती है वो कॉस्ट आप मुझसे चार्ज कर लीजिएगा। तो मेंबर स्पेसिफिक मोड के लिए भी कंपनी को कह सकता है, कंपनी का शेयर होल्डर कंपनी को कह सकता है कि आप मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक स्पेसिफिक मोड में भेजेंगे। क्लियर? तो आपने कहा कि साहब किस किस को डॉक्यूमेंट सर्व करने की बात कर रहे हैं हम, या तो डॉक्यूमेंट सर्व किया जा सकता है मेंबर को, या किया जा सकता है कंपनी को, या किया जा सकता है रजिस्ट्रार को। सबसे पहला सबसे सिंपल तरीका, स्पीड पोस्ट भेज दीजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दीजिए, कोरियर से भेज दीजिए। कंपनी को भेजना है तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाके छोड़ के आ जाइए। या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या हो सकते हैं वो हम समझेंगे, जैसे ईमेल हो सकता है, एसएमएस हो सकता है, वो अपन को समझना है। पांचवा, आप मेंबर को भेजना है तो मेंबर के ऑफिस में भेज दीजिए या एड्रेस पे भेज दीजिए। मेंबर स्पेसिफिक मोड के लिए भी आपको बोल सकता है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे लिखते हैं, आगे बात करते हैं। डन, ओके। चलिए इसके बाद निधि कंपनी, अगर आपको निधि कंपनी को नोटिस भेजना है, निधि कंपनी को नोटिस भेजना है तो नोटिस, वैसे तो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है फिर भी, लेकिन आप पढ़ लीजिए, ये इस सेक्शन में गिवन है। नोटिस शुड बी सर्व्ड टू मेंबर्स। निधि कंपनी को अगर कोई नोटिस भेजना है तो निधि कंपनी को नोटिस भेजने के लिए, या फिर नोटिस की जगह, सॉरी नोटिस की जगह लिख लीजिए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट शुड बी सर्व्ड, डॉक्यूमेंट शुड बी सर्व्ड टू द मेंबर्स, टू द मेंबर्स ऑफ सच निधि कंपनी, ऑफ सच निधि कंपनी। मेंबर्स शुड होल्ड,
फिर कहता है ओनली टू द मेंबर्स होल्डिंग शेयर्स मोर देन 1000 शेयर, जिनके पास या तो 1000 से ज्यादा शेयर हो, मोर देन इक्वल टू, सॉरी मोर देन इक्वल टू 1000 शेयर, 1000 या उससे ज्यादा शेयर हो, और और 1% ऑफ पेड अप शेयर, ऐसे लिख लो इसको, नीचे लिख लो 1000 शेयर और 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, विच एवर इज लेसर। उसी को भेजना है साहब, उसी को भेजना है, ठीक है ना। आपको अगर निधि कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो वो डॉक्यूमेंट आपको उसके मेंबर्स को भेजना पड़ेगा, और उसके मेंबर्स को जब आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं या निधि कंपनी अपने मेंबर्स को कोई डॉक्यूमेंट भेज रही है, तो आपको सिंपल सा क्या काम करना है, केवल उन्हीं मेंबर्स को डॉक्यूमेंट भेजना है जिन मेंबर के पास 1000 शेयर या उससे ज्यादा शेयर हैं, और उनकी पेडअप कैपिटल 1% या उससे ज्यादा है, इन दोनों में से जो भी कम हो, तो आपको उनको डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा। अदर देन अदर मेंबर, अदर मेंबर का क्या करोगे साहब, इन लोगों को तो आपने इन्फॉर्म कर लिया, तो आप क्या करोगे, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, सॉरी ऐसे लिखो, पब्लिश इन न्यूज़पेपर ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, न्यूज़पेपर ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस स्टेट, जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट के न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दीजिए साहब। क्लियर। तो अगर निधि कंपनी के मेंबर्स को या निधि कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट करना है तो सिंपल सा तरीका है साहब, आपको वो डॉक्यूमेंट उसके मेंबर्स को भेजना है। मेंबर्स, कौन से मेंबर्स को डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा, उन मेंबर्स को डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा जिन मेंबर्स के पास 1000 शेयर या फिर 1% ऑफ पेडअप कैपिटल है या उससे ज्यादा है, ठीक है, इन दोनों में से जो भी कम हो। फिर आपने कहा कि बाकी के मेंबर्स का क्या करेंगे, तो बाकी के मेंबर्स को न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दो, और जो भी डॉक्यूमेंट है या नोटिस है, कौन से न्यूज़पेपर में करोगे, जहां जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट के न्यूज़पेपर में आप पब्लिश कर दोगे। क्लियर। तो ये मान लिया जाएगा कि निधि कंपनी के मेंबर्स को नोटिस सर्व हो गया है, ये मान लिया जाएगा कि निधि कंपनी के मेंबर्स को नोटिस सर्व हो गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब ये बोलता है साहब इलेक्ट्रॉनिक मींस कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मींस, इलेक्ट्रॉनिक मींस, एक सेकंड वेट करें।
इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, फैक्सिमाइल। फैक्सिमाइल का मतलब क्या है? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पिक्चर और डॉक्यूमेंट। आपको जो भी डॉक्यूमेंट भेजना है, आपने उसकी एग्जैक्टली कॉपी बना के, जैसे अपन कहते हैं स्कैन करके भेज दिया या फिर फोटो लेके भेज दिया। ठीक है साहब, क्लियर? तो पहला कहलाता है फैक्सिमाइल। फैक्सिमाइल का मतलब एग्जैक्ट ऑफ पिक्चर, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पिक्चर, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पिक्चर और डॉक्यूमेंट। क्लियर? तो वो का वो आपने वैसा का वैसा स्कैन करके भेज दिया या फिर आपने उसे फोटो लेके भेज दिया। दूसरा तरीका, ईमेल। ईमेल पे इंफॉर्म कर दिया, डॉक्यूमेंट भेज दिया, ईमेल कर दिया साहब। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोर्ड दैट कंपनी हैज डेजिग्नेटेड। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोर्ड दैट कंपनी हैज डेजिग्नेटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, आपने देखा होगा कि जो कंपनीज के मेंबर होते हैं, कुछ कंपनीज की खुद की वेबसाइट होती है, कुछ कंपनीज की खुद की वेबसाइट होती है, और जैसे ही कोई नया डॉक्यूमेंट होता है, आपको कंपनी ने क्या कर रखा है? आपको कंपनी ने एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दे रखा है। आपको कंपनी ने एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दे रखा है। तो जैसे ही कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी को भेजना होता है, कंपनी आपके पोर्टल में भेज देती है, आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाओ और वो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो। तो उस पे भी कंपनी के द्वारा डॉक्यूमेंट भेजा जा सकता है, अगर ऐसा कंपनी ने आपको कोई डेजिग्नेटेड पोर्टल दे रखा है, प्लेटफॉर्म दे रखा है, जहां पे आप जाके अपने मैसेजेस देख सकते हैं, तो आप वहां भी जाके उसको देख सकते हैं। या फिर अदर मोड्स। अदर मोड्स का मतलब सेंडर कैन बी आइडेंटिफाइड। और भी किसी तरीके से भेज सकती है, लेकिन उसमें सेंडर आइडेंटिफाइड होना चाहिए। जैसे कंपनी एक एसएमएस भेज देती है आपको, अब एसएमएस भेजती है तो उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन मिल गई उसमें, लेकिन सेंडर आइडेंटिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैसेज आया, मैं आर डी, मैसेज आ गया साहब एक RD1257 नंबर से, अब साहब इसमें ये पता ही नहीं ये मैसेज किसके यहां से आया है। तो कंपनी का सेंडर या जो जिसने भी मैसेज भेजा है वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए, आपको पता चल जाए कि ये मैसेज कहां से आया है या ये डॉक्यूमेंट कहां से आया है। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हमने क्या कहा? पहला इलेक्ट्रॉनिक मोड था साहब, एग्जैक्ट कॉपी भेज दो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने चाहे मेल से भेज दी, चाहे व्हाट्सएप कर दिया, वॉट एवर द थिंग्स, आपके पास एग्जैक्ट कॉपी डिलीवर्ड होगी। दूसरा, ईमेल के थ्रू भेजना, ओके होता ही है। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोर्ड दैट कंपनी भी हैज डेजिग्नेटेड, कंपनी ने कोई में डेजिग्नेटेड है वो बना रखा है, पोर्टल बना रखा है अपना। और अदर मोड्स, लेकिन उसमें सेंडर आइडेंटिफाई होना चाहिए। डन? तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक? फिर नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, डॉक्यूमेंट डीम्ड टू बी सर्व्ड
बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट अगर आपने पोस्ट से भेजा है, पोस्ट से भेजा है मतलब स्पीड पोस्ट से या फिर कोरियर से, तो सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी इफेक्टिव, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी इफेक्टिव। चलिए साहब, इफ नोटिस ऑफ मीटिंग, इफ नोटिस ऑफ मीटिंग, नोटिस ऑफ मीटिंग 48 आवर्स, 48 आवर्स। चलिए सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। इसका मतलब है साहब, मान लो मेरी एक मीटिंग है आपके साथ, मतलब कंपनी की एक मीटिंग है, कंपनी ने अपने मेंबर्स को एक मीटिंग के लिए नोटिस भेजा है। मीटिंग अब से होने वाली है 24 आवर्स के बाद में, और कंपनी ने अभी अभी नोटिस भेजा है। तो क्या ऐसा माना जाएगा कि कंपनी ने जो मीटिंग का नोटिस भेजा है वो वैलिड नोटिस है? नहीं माना जाएगा। वो ये कहता है कि भाई अगर आप एक मीटिंग का नोटिस भेज रहे हैं तो 48 आवर्स लगते हैं, उसमें 48 आवर्स का टाइम लगना चाहिए। 48 आवर्स के टाइम के बाद में ये मान लिया जाएगा कि साहब आपने मीटिंग के 48 आवर्स ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पे ब्लेम नहीं आएगा अगर आपने 48 आवर्स से पहले पहले भेज दिया। मतलब मीटिंग अब से 48 आवर्स के बाद में स्टार्ट होने वाली है, या ऐसा कह दो मीटिंग स्टार्ट होने के 48 आवर्स से पहले आपने मीटिंग का नोटिस भेज दिया, तो वो नोटिस सही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि ये कहते हैं कि नोटिस पहुंचने में 48 आवर्स का टाइम लगता ही लगता है। ठीक है, क्लियर? दूसरा, एनी अदर केस, ऑर्डिनरी टाइम, आपको जब भेजना था आपने भेज दिया, जिस दिन सामने वाले को रिसीव हो जाएगा वो मान लेगा कि मुझे नोटिस मिल गया है, वो मान लेगा कि मुझे नोटिस मिल गया है। ठीक है, ऑर्डिनरी टाइम, ऑर्डिनरी टाइम। क्लियर है? हाँ भाई, किसी को कंफ्यूजन है इस पॉइंट में? चलिए, तो ये आपका था बेटा सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये पूरा कॉन्सेप्ट था सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट। क्लियर है? सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट। मीटिंग का नोटिस वापस बताना, मुझे पता था कनिका, मीटिंग के नोटिस का मतलब है कि अगर आपने मीटिंग का नोटिस भेजा है तो मीटिंग के नोटिस को डीम्ड टू बी सर्व्ड माना जाता है 48 आवर्स के बाद। ठीक है, कि मतलब आपको मीटिंग नोटिस आपने भेजा, आप 48 आवर्स के बाद में ये मान लोगे कि सामने वाले को वो नोटिस मिल गया। क्लियर? आपने अब नोटिस भेजा तो अब से लेके 48 आवर्स के बाद में आप ये मान लोगे कि सामने वाले पर्सन को नोटिस मिल गया। डन? तो इसका मतलब कब वो नोटिस गलत माना जाएगा? अगर आपने मीटिंग चालू होने से 48 आवर्स से भी कम टाइम पहले नोटिस भेजा हो, तब तो माना ही नहीं जा सकता, इसका मतलब तो आपने नोटिस ही गलत भेजा था। भाई मैं आपको बोलता हूं कि कल सुबह 9 बजे आपकी एक मीटिंग है और मैं आपको एक नोटिस भेजता हूं पोस्ट से, मैं आपको नोटिस भेजता हूं पोस्ट से, तो क्या मैंने सही नोटिस भेजा है क्या? नहीं भेजा। तो 48 आवर्स का गैप एटलीस्ट होना चाहिए।
क्योंकि 48 आवर्स के बाद में नोटिस को डीम टू बी सर्व माना जाता है। अब समझ गए? कनिका क्लियर है? चलिए, ये तो हो गई बात सेक्शन नंबर 20 की। थोड़ी सी बात और करते हैं अपन, थोड़ी सी बात और करते हैं। सेक्शन नंबर 21, सेक्शन नंबर 21, दो सेक्शंस की और बात है, फिर हमारा ये एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। सेक्शन नंबर 21, सेक्शन नंबर 21 क्या होता है? सेक्शन नंबर 21 कहता है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स या फिर प्रोसीडिंग्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट है, कंपनी की कोई प्रोसीडिंग्स है, या फिर कंपनी के साथ किया गया कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कब ऑथराइज्ड माना जाएगा, कब उसको ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा, मतलब कब माना जाएगा कि साहब वो काम जो किया गया है वो वैलिड किया गया है, ऑथराइज्ड पर्सन ने किया है। तो ये कह रहा है साहब, कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट को, प्रोसीडिंग्स को या कॉन्ट्रैक्ट को कौन ऑथराइज्ड करता है? ऑथराइज्ड करता है के एम पी। के एम पी का मतलब क्या होता है? मैं नीचे लिख रहा हूं, आप लास्ट में लिख लीजिएगा। मैं नीचे लिख रहा हूं, आप लास्ट में लिखिएगा। के एम पी का मतलब होता है कि मैनेजरियल पर्सोनल। की मैनेजरियल पर्सनल, की मैनेजरियल पर्सन का मतलब कंपनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन। सर ये कौन हो सकता है? तो हमने कहा केएमपी। केएमपी कौन हो सकता है? केएमपी कंपनी का सीईओ होता है। कंपनी का सीईओ ने अगर साइन किए ना बेटा, तो आप ये मान लो वो की मैनेजरियल पर्सनल है, वो ऑथेंटिकेटेड है। कंपनी के सीएफओ, सीएफओ का मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीईओ का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ का मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी का एमडी, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी की मैनेजरियल पर्सनल माने जाते हैं। कंपनी के मैनेजर, कंपनी का मैनेजर, कंपनी का सेक्रेटरी, कंपनी का सीएस, या फिर डब्ल्यूटीडी। डब्ल्यूटीडी, डब्ल्यूटीडी का मतलब होता है होल टाइम डायरेक्टर। डब्ल्यूटीडी, डब्ल्यूटीडी का मतलब होल टाइम डायरेक्टर। सीईओ, सीएफओ, एमडी, मैनेजर, सीएस, होल टाइम डायरेक्टर और अदर ऑफिसर, और अदर ऑफिसर। सर फिर तो सारे ही आ गए, नहीं है बेटा। अदर ऑफिसर, अदर ऑफिसर कौन होते हैं? अदर ऑफिसर होते हैं नॉट मोर देन वन रैंक बिलो, not more than one rank below of director in whole time employed, in whole time
employed and designated as KMP, designated as KMP। तो देखो मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंपनी का सीईओ, उसको की मैनेजरियल पर्सनल माना जाता है, सीएफओ को माना जाता है, एमडी को, मैनेजर को, कंपनी सेक्रेटरी को, होल टाइम डायरेक्टर को, इनको तो माना ही जाता है। इनके अलावा अदर ऑफिसर्स, अदर ऑफिसर्स में कौन आते हैं, वो अदर ऑफिसर जो कि 1 रैंक बिलो, डायरेक्टर से एक स्टेप नीचे, डायरेक्टर से एक स्टेप नीचे, वो कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो पर्सन कंपनी में पार्ट टाइम काम करता हो, होल टाइम काम करने वाला होना चाहिए, मतलब परमानेंट एम्प्लॉय, फुल टाइम वर्किंग वाला होना चाहिए, और उसको कंपनी में डेजिग्नेटेड कर रखा हो कि ये कंपनी का की मैनेजरियल पर्सनल है, तब जाके वो की मैनेजरियल पर्सनल माना जाएगा। डन। तो अगर वो किसी डॉक्यूमेंट को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को ऑथेंटिकेट करते हैं तो उसको की मैनेजरियल पर्सनल से ऑथेंटिकेट माना जाएगा। और बाय एनी अदर पर्सन, सेकंड, बाय एनी अदर पर्सन और ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी और पर्सन को ऑथोराइज कर रखा है तो फिर वो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट को, डॉक्यूमेंट को और प्रोसीडिंग्स को ऑथोराइज कर सकता है। क्लियर है साहब? कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, बस सेक्शन इतना ही है। सेक्शन इतना है, सेक्शन कहता है कि भाई आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट को, कंपनी के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट को और प्रोसीडिंग्स को कौन ऑथोराइज कर सकता है, तो ऑथोराइज या तो वो की मैनेजरियल पर्सनल ऑथोराइज करता है या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको ऑथोराइज किया गया हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। क्लियर? ये था आपका सेक्शन नंबर 21। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ही था। एक सेक्शन और है बस, छोटा सा, एक सेक्शन और है बहुत छोटा सा। सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 22, एग्जीक्यूशन ऑफ बीओई। बीओई मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हुंडी, हुंडी, आजकल ये हुंडी वैलिड नहीं है, पहले हुआ करती थी, तभी का ये सेक्शन में लिखा हुआ है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट। तो ये कहता है साहब, क्या बात कर रहे हो आप कर रहे हो मेड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाना या फिर एक्सेप्ट करना या फिर ड्रॉ करना या फिर एंडोर्स करना। तो ये काम कौन कर सकता है, ये काम कौन कर सकता है? तो इसमें आपको लिखना है पहला पॉइंट, सेल shall be deemed, shall be
deemed if made by, shall be deemed if made by any authorized person, any authorized person express or implied on behalf of कंपनी। तो ये कह रहे हैं साहब कि इनको डीम्ड मेड माना जाएगा कि हाँ साहब ये बिल्कुल सही बने, लेकिन अगर ये किसने बनाए हो, ये किसी ऐसे पर्सन ने बनाए हो जो कि कंपनी का एक्सप्रेस ऑथोराइज्ड पर्सन है, या इम्प्लाइड हम मान लेते हैं कि साहब ये तो कंपनी का ऑथोराइज्ड पर्सन है। मान लो किसी कंपनी का डायरेक्टर कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है, तो क्या आप ऑथोराइज मानोगे या नहीं मानोगे? बिल्कुल मानोगे, एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, वो डीम्ड क्या है, इम्प्लाइड ऑथोराइज्ड पर्सन है। या फिर किसी पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथोराइज कर रखा है, तो फिर भी वो आप ऑथोराइज मानोगे। लेकिन इफ मेड, अब इसमें क्या है, इसमें केस नंबर वन, वो पर्सन कौन है, वो पर्सन कौन होगा? केस नंबर वन, कॉमन सील, यस। अगर आपके पास कॉमन सील है, तो हम कहेंगे एनी पर्सन इन राइटिंग authorized to affix कॉमन सील। हाँ भाई, जिस पर्सन के पास कॉमन सील लगाने का पावर है वो कॉमन सील लगाएगा और अपने साइन कर देगा, तो हम मान लेंगे साहब वो ऑथोराइज्ड है। क्लियर? अगर कंपनी की कॉमन सील बनी हुई है तो वो पर्सन जो कि कॉमन सील लगाने के लिए ऑथोराइज्ड है, वो राइटिंग में कॉमन सील लगाए और साइन कर दे, तो हम ये मान लेंगे साहब हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जीक्यूशन हो गया है। दूसरा केस नंबर टू, आप कहते हो साहब कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है, तो क्या होगा? कॉमन सील नहीं है तो टू डायरेक्टर, दो डायरेक्टर साइन करे साहब, एक डायरेक्टर साइन करे तो भी नहीं माना जाएगा, ठीक है? और या फिर सॉरी ऐसे लिख दो, और 1 CS प्लस 1 डायरेक्टर, एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे और एक डायरेक्टर साइन कर दे तो भी चलेगा। क्लियर है साहब? इसमें लिख लो इफ CS इन कंपनी, अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो, कंपनी सेक्रेटरी है ही नहीं तो दो डायरेक्टर को साइन करना पड़ेगा। अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर साइन कर दे, चलेगा। ये था आपका सेक्शन 22। मतलब कंपनी के साथ अगर आपका कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, कोई प्रोमिसरी नोट होता है, तो कब उसे ड्रॉन इंडोर्स एक्सेप्ट माना जाएगा? तो हम ये कहते हैं कि साहब ऐसे अथोराइज्ड पर्सन जो एक्सप्रेस्ड या इंप्लाइड हो। अब यहाँ पे तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा, एक्सप्रेस मतलब जो पर्सन कंपनी की कॉमन सील लगाने के लिए ऑथराइज्ड है उसे इन राइटिंग कॉमन सील लगाए और इन राइटिंग में साइन करे तो ऑथराइज्ड माना जाएगा।
अगर कॉमन सील नहीं है तो या तो 2 डायरेक्टर करें, और अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो एक कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर उसको साइन कर, तब वो क्या माना जाएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज माना जाएगा। क्लियर? तो आज हमने 4 सेक्शन की बात की है। सेक्शन नंबर 19, सेक्शन नंबर 19, कोई भी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की शेयर होल्डर नहीं हो सकती। 3 एक्सेप्शन है, या तो उसे क्या मिले हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव में मिले हो, या ट्रस्टी में मिले हो, या वो सब्सिडरी बनने से पहले शेयर होल्डर थी। दूसरे पॉइंट में हमने बात की सेक्शन नंबर 20, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। फिर हमने बात की सेक्शन नंबर 21, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स को कौन ऑथेंटिकेट कर सकता है, जिसमें हमने बात की की मैनेजरियल पर्सनल। और फिर बात की सेक्शन नंबर 22, एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? सभी को यहां तक क्लियर है तो बताइए जल्दी से। तनिका? यस सर। मैंने चारों सेक्शन आपको एकदम शॉर्ट में लिखवा भी दिए हैं, आपको ज्यादा मैटर नहीं लिखना पड़ा, एकदम शॉर्ट में आपको दे दिए। डन? एक सेकंड वेट कीजिए।